हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने हाईवे पर आपके सामने विजिट किया था और हमने हाईवे के कुछ एलिमेंट्स के बारे में समझा था और मैंने उनको बताया था आपके बारे में। इसी तरीके से उसी प्रैक्टिकल नॉलेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हाईवे के बाद मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ एक बिल्डिंग साइट की। और अभी मैं बिल्डिंग साइट पर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं अंकित जैन आप सभी का गेट अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब अगर मैं आपके सामने बिल्डिंग की बात करूं तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि बीम के बारे में पढ़ते हैं, कॉलम्स के बारे में पढ़ते हैं, स्लैब के बारे में पढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए हम आपके सामने स्लैब की बात करें और जब हम एसएफडी बीएमडी को ड्रॉ करते हैं और हमेशा हम स्टील को प्लेस्ड करना जरूर देखते हैं कि स्टील किस तरीके से प्लेस्ड होता है। तो आज मैं आपके सामने साइट पर आया हूँ, एक छोटा सा साइट विजिट। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा था तो मैंने कहा आप लोगों को बता दिया जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीम की हेल्प से। हम सभी लोग जानते हैं, अगर मैं कंटीन्यूअस बीम की आपके सामने बात करता हूं तो कंटीन्यूअस बीम का मतलब होता है ऐसा बीम जिसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाए। और आप सभी को पता है अगर 3 या फिर 3 से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइडेड हैं तो जो बीच वाला सपोर्ट है उस पर हॉगिंग मूवमेंट जरूर आता है ना। और अगर हॉगिंग मूवमेंट आया इसका मतलब ऊपर टेंशन नीचे कॉम्प्रेशन, यानी स्टील ऊपर डालना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर बीम के बारे में बात करूं, आपके लिए ये वाला बीम दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर बीम के बारे में बात करता हूं, सर यहाँ पर बताइए जरा, जहां पर ये सपोर्ट है, दिस इज इंटरमीडिएट सपोर्ट, ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, बीच वाला सपोर्ट है, यहाँ पर हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऊपर मेन दो एएस, इसको हम बोलते हैं एएससी, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो बार हैं, दो बार डली हुई है। एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन में 2 बार डली हुई है। आई थिंक मेरी समझ से 16 mm डायामीटर का बार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जब यहाँ पर देखोगे सपोर्ट के पास, तो सपोर्ट के पास आपको दिख रहा होगा कि ये 2 एडिशनल बार हमारे लिए डली हुई दिख रही हैं। ये आप देख पा रहे हैं, कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि ये 2 एडिशनल बार हमें सपोर्ट के पास डली हुई दिख रही हैं। ये 2 तो हैं ही, मेन बार 2 तो हैं ही, लेकिन साथ में ये 2 एडिशनल बार हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट आएगा, मुझे एडिशनल स्टील ऊपर की तरफ डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ये टेंशन को रजिस्ट करेगी। जब तक टीएमटी बार नहीं था तब तक क्रैंक डाल सकते थे, अब हम कर्टलमेंट डालते हैं बेटा। यहां से लेकर यहां तक अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, यहां से लेकर अगर यहां तक की मैं आपके सामने बात करता हूं, तो ये आपको हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट रजिस्ट करने के लिए बार दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी कॉन्टिन्यूअस बीम की बात किया जाता है, ये एक प्रकार से हमें कॉन्टिन्यूअस बीम ही दिखाई दे रहा है, तो जहां पर भी ये इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा वहां पर हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट आएगा। और हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम इस तरीके से 2 एडिशनल बार ऊपर की तरफ प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर। पहली बात तो ये, तो कभी भी अब अगर आपके टीचर बोलें कि बेटा यहाँ पर कर्टलमेंट बार डलेगी, कर्टल बार डलेगी, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट आ रहा होगा। माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने फ्लेंज बीम की बात करूं, अगर जब भी मैं आपके सामने फ्लेंज बीम के बारे में बात करता था, हमने 2 तरीके की बीम पढ़ी है। एक बीम पड़ा हुआ है एल बीम और दूसरा बीम पड़ा हुआ है टी बीम, ठीक है ना। देखिए, सभी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर एल बीम का मतलब क्या है और किस बीम को हम एल बीम कंसीडर करेंगे, यहाँ बताइए सर जरा। तो अगर मान लीजिए मैं इस तरीके की बीम की आपके सामने बात करता हूँ, यदि मैं इस तरीके की बीम की आपके सामने बात करूंगा तो दिस बीम इज कंसीडर्ड एज अ एल बीम। मैं इस बीम को एल बीम के तरीके से कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि इस बीम के उस तरफ तो कुछ है ही नहीं, उस तरफ तो स्ट्रक्चर हमें दिख ही नहीं रहा है। तो ये वाली जो किनार की बीम होती है, जिनको हम कॉर्नर बीम्स बोल सकते हैं, या फिर एज पर जो बीम होती हैं, लास्ट एज जो हमें दिखाई दे रहा है, इस पर जो बीम होती हैं, ये सभी बीम एल बीम के तरीके से ट्रीट होंगी। याद रखिएगा, एल बीम अगेन क्या होगा, एल बीम, ये एज वाली बीम एल बीम के तरीके से ट्रीट होगा। देखिएगा मेरे भाई, आपको अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, यहां पर अगर बात करूं, तो यहां पर भी मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहां पर भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहां पर भी हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट आ रहा होगा। अगर मैं इस पूरी बीम को, कंटीन्यूअस बीम को ड्रॉ करूं, तो हम सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन जो है, अब यहां पर दिखाइए, यहां पर कोई भी कॉलम नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉलम नहीं है। तो यहाँ के बाद अगर हमें दिख रहा है तो दिस पोर्शन इज बिकम कैंटिलीवर, ये पोर्शन हमें कैंटिलीवर के तरीके से दिखाई दे रहा है। और अगर ये कैंटिलीवर के तरीके से दिखाई दे रहा है तो कैंटिलीवर बीम इस तरीके से हॉक करती है, यानी ऊपर वहां पर टेंशन आता है, नीचे कॉम्प्रेशन, यानी जो स्टील होगा वो ऊपर डलेगा। अब स्टील अगर ऊपर वाले या टेंशन जोन में डलेगा, टेंशन जोन ऊपर आता है, तो हमें आराम से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर यहाँ बताइएगा कि यहाँ पर देखिए, हर बीम में, जैसे अगर मैं इस वाले बीम की बात करूं, इस वाले बीम में ऊपर एएससी, अगर मैं एरिया ऑफ स्टील एंड कॉम्प्रेशन की बात करूं, केवल 2 ही बार यूज की गई हैं। लेकिन आपको इस वाले बीम में दिख रहा होगा 16 mm की 2 बार हैं और साथ में 12 mm की 2 बार और डाली हुई हैं, जबकि यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है।
लेकिन ये कैंटिलीवर बीम है, इट्स ट्रीट लाइक अ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर पर ऊपर आता है टेंशन, नीचे आता है कॉम्प्रेशन। इस कारण से यहाँ पर टेंशन जोन में मुझे एडिशनल स्टील को प्रोवाइड करना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो जब भी कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं, कॉम्प्रेशन जोन में स्टील कम, टेंशन जोन में स्टील ज्यादा, यानी ऊपर की तरफ स्टील ज्यादा आएगा। तो इस बीम में 4 बार ऊपर दिख रही है, और अगर मैं आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रेशन में 2 बार रखी हुई है, ठीक है ना। कैंटिलीवर पोर्शन में ऊपर की तरफ स्टील ज्यादा आएगा। अब कंडीशन सुनिए। इसके बाद टीचर आपको पढ़ाते हैं स्टीरअप्स के बारे में, ठीक है ना। देखिए, मुझे तो आरसीसी का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर टीचर स्टीरअप्स के बारे में आपको पढ़ाएं तो देखिएगा बहुत ध्यान से। स्टीरअप्स की अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, तो स्टीरअप्स मुझे इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, लाइक दिस। इस तरीके से मुझे ये स्टीरअप्स दिखाई देंगी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये स्टीरअप्स आपने अधिकतर सुना होगा, ये शियर को रजिस्ट करती हैं, ठीक है ना। इफ आई विल टॉक अबाउट स्टीरअप्स, तो स्टीरअप्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है? सभी बच्चे बोलते हैं सर शियर से रजिस्ट करती है स्टीरअप्स, है ना। शियर को रजिस्ट करेगी, बीम पर जो शियर आएगा उसको रजिस्ट करता है स्टीरअप्स। तो ये जो हमने स्टीरअप्स यहाँ पर दिखाई दिया, देखो बेटा, अगर एक होशियार इंजीनियर की बात करूं, एक फर्स्ट क्लास इंजीनियर की बात करूं, तो इंजीनियर जानता है कि अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो शियर फोर्स डायग्राम सपोर्ट पर मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम सेंटर के पास आते जाते हैं शियर फोर्स कम होता जाएगा, और सेंटर पर शियर फोर्स इज बिकम इक्वल टू 0, है ना। तो यही एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है कि जब मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो यहाँ पर सपोर्ट के पास स्टीरअप्स का स्पेसिंग पास पास दिया गया है। सपोर्ट के पास स्टीरअप्स का स्पेसिंग पास पास दिया हुआ है, और जैसे ही हम सपोर्ट से दूर जाते जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही हम सपोर्ट से दूर जा रहे हैं स्टीरअप्स का स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमें मालूम है मैक्सिमम शेयर जो आता है वो सपोर्ट के पास आएगा, इसलिए स्टीरअप्स का स्पेसिंग सपोर्ट के पास पास होगा। यहाँ पर स्पेसिंग हम दूर दूर कर देंगे, यहाँ पर बहुत माइन्यूट चेंज है, इसलिए आपको ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इस बाकी सपोर्ट के पास स्पेसिंग कम होगा, सपोर्ट से जैसे ही दूर दूर आते जाएंगे मिड ऑफ द स्पैन पर स्पेसिंग हम ज्यादा करते जाएंगे। इसके बाद अब अपन ने बीम देख लिया, बीम में स्टीरअप्स देख लिया, टेंशन रेनफोर्समेंट कहाँ डल रहा है, कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट कहाँ डल रहा है, ये देख लिया। अब हम आपके सामने बात करेंगे स्लैब के बारे में। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ इट इज अ स्लैब, ये आपको स्लैब ही दिखाई दे रहा होगा। और जब मैं स्लैब की बात करता हूँ तो भैया एक बात याद रखना और समझने की कोशिश करना, ये वाला जो स्लैब पोर्शन पर हम खड़े हुए हैं, हो सकता है किसी इंजीनियर ने इसको 2 वे डिजाइन किया हो, और हो सकता है किसी इंजीनियर ने इसको कंटिन्यूअस डिजाइन किया हो, ये डिपेंड करता है डिजाइनर पर। लेकिन अगर मैं आपको एज अ 2 वे कंसीडर करके बताऊं, सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग दिस इज 2 वे, आपको दिख रहा होगा यहां से ये वाला एज और ये वाला एज, देखो ये वाला एज यहां पर आके खत्म हो गया, लेकिन ये वाला एज ऐसा कंटिन्यूअस जा रहा है, तो इस वाले पोर्शन को बोला जाएगा बेटा वन एज इज डिसकंटिन्यूअस, वन एज इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। जहां पर एक एज डिसकंटिन्यूअस होता है और एक एज कंटिन्यूअस होता है, वहां टॉर्शन रेनफोर्समेंट भी डलेगा। सब बच्चे पूछते हैं टॉर्शन रेनफोर्समेंट कहाँ डलेगा? हाँ भैया, यहाँ पर टॉर्शन रेनफोर्समेंट डलेगा, क्योंकि एक एज डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा एज कंटिन्यूअस है, और टॉर्शन रेनफोर्समेंट डलता है 3/8 ऑफ AST प्लस, ठीक है ना, पॉजिटिव AST। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूं, देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बात करता हूं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हमें दिख रहा है स्लैब का ये वाला एज भी कंटिन्यूअस है और ये वाला एज भी कंटिन्यूअस है, एम आई राइट? ये वाला एज भी आगे जा रहा है, ये वाला एज भी आगे जा रहा है, तो इस वाले कॉर्नर को बोला जाता है व्हेन बोथ एज आर कॉन्टिन्यूअस। और याद रखना, जहां पर दोनों एज कॉन्टिन्यूअस होती हैं वहां पर कोई भी टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी स्लैब के इस वाले पोर्शन पर कोई टॉर्शन रेनफोर्समेंट नहीं आएगा। इसी तरीके से यदि मैं आपके सामने बात करता हूं इस वाले पोर्शन पर, यहां पर आइए जरा, अगर मैं इस वाले पोर्शन पर आपके सामने बात करूं तो हमें आराम से समझ में आ रहा है। अगर इस वाले पोर्शन पर मैं बात करूंगा तो इस वाले पोर्शन पर ये वाला एज भी यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये वाला एज भी यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, बोथ एज आर डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पर टॉर्शन रेनफोर्समेंट डलेगा, और टॉर्शन रेनफोर्समेंट कितना? 3/4 टाइम्स ऑफ AST पॉजिटिव, उतना टॉर्शन रेनफोर्समेंट मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सही बात है। तो अगर मैं इस वाले कॉर्नर की बात करूं, टॉर्शन रेनफोर्समेंट डलेगा 3/4 ऑफ AST प्लस, इस वाले कॉर्नर की बात करूं तो एक एज डिसकंटिन्यूअस, एक एज कंटिन्यूअस, यहां पर टॉर्शन रेनफोर्समेंट डलेगा लेकिन 3/8 टाइम्स ऑफ AST पॉजिटिव। अगर मैं उस वाले कॉर्नर की आपके सामने बात करूंगा, उस वाले कॉर्नर की बात करूंगा, बोथ एज आर कंटिन्यूअस, वहां पर कोई भी टॉर्शन रेनफोर्समेंट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपके टीचर हमेशा आपसे बोलते हैं, बहुत नॉलेजेबल टीचर्स होते हैं, और उन सभी लोग बोलते हैं आपसे कि भैया
स्लैब कभी भी शेयर में फेल नहीं होता। एम आई राइट? स्लैब कभी शेयर में फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है, क्योंकि उसका 50% स्टील में वैसे ही बेंड कर देता हूं, वैसे ही बेंड कर देता हूं बेटा। आपके टीचर जब डायग्राम बनाते हैं, आपके टीचर बोलते होंगे एक तरफ से बेंड कर दो, एक तरफ से सीधा जाने दो, फिर दूसरी तरफ से बेंड कर दो, एक तरफ से बाहर सीधा जाने दो। देखो टीचर बोलता क्या है। आपको ये स्लैब दिखाई दे रहा है। स्लैब में दो तरीके के स्टील होते हैं, एक होता है मेन रेनफोर्समेंट, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। लेकिन टू वे स्लैब में दोनों ही मेन है, तो किसी को भी आप मेन मान सकते हो। मेरी समझ से ये वाला LX दिख रहा है आपको, ये वाला स्पान जो दिख रहा है वो LX है, ये छोटा है, और ये जो आपको दिख रहा है ये LY है, ये बड़ा है। LX पर जो स्टील डला हुआ है, यानी ये वाला स्टील, देखिए LX पर जो स्टील डला है यानी ये वाला स्टील, ठीक है ना। ये वाला स्टील X डायरेक्शन में डला हुआ है, और ये वाला स्टील, मैं उठा नहीं पा रहा हूं इसको, ये वाला स्टील जो है, ये वाला स्टील ये Y डायरेक्शन में डला हुआ है। अब कंडीशन सुनना बेटा, इंजीनियर क्या करता है, स्लैब का लगभग 50% बार मुझे बेंट अप करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही साइड से बेंट अप कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो, एक बार मैंने यहां पर बेंट किया, ये बीम के ऊपर चला गया, एक बार मैंने यहां पर बेंट किया, बीम के ऊपर चला गया। दूसरा बार मैंने बीम के ऊपर बेंट नहीं किया, ये बीम के नीचे से गया और इस तरफ गया गया गया, और देखो ये बार यहां पर आके बेंट हो गया। समझ में आ रहा है? अब अगला बार, जो मैं अगले बार की बात करूंगा, अगला बार क्या होगा, अगले बार को मैं बेंट नहीं करूंगा इस तरफ से, अगले बार को मैं बेंट कहां से करूंगा, तो अगला बार मैं यहां से बेंट करूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोला जाता है 50% रेनफोर्समेंट को हम बेंट कर देते हैं। कैसे? एक बार बेंट करूंगा, उसका ऑल्टरनेट जो दूसरा बार होगा वो नेक्स्ट एंड पर बेंट होता है। समझ में आ रहा है? इस कारण से स्लैब कभी शेयर में फेल नहीं होता, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी स्लैब की थी मेरे भाई। अब देखिए बच्चे, अब टी बीम के बारे में भी पूछते हैं मुझसे। एल बीम तो हमने बता दिया, अब बच्चे टी बीम के बारे में बात करेंगे। अगर मैं टी बीम के बारे में बात करूं तो देखिए ये वाला जो बीम है, इफ आई विल टॉक अबाउट दिस बीम, अगर इस बीम के बारे में मैं आपके सामने बात करता हूं तो इस बीम में क्या हो रहा है, इस बीम के इस तरफ भी थोड़ा सा स्लैब है, इस तरफ भी स्लैब है, तो जनरली इसको मैं टी बीम बोलता हूं, ठीक है ना। इट्स ट्रीट लाइक अ टी बीम, मैं इसको टी बीम के तरीके से ट्रीट कर सकता हूं मेरे भाई। याद रखना, जनरली टी बीम में जो विड्थ ऑफ फ्लेंज होता है, विड्थ ऑफ फ्लेंज रियलिटी में क्या होता है, स्लैब का वो पोर्शन जो बीम के बराबर कंप्रेशन स्ट्रेस को रेजिस्ट करे। याद रखिए, बीम का वो, स्लैब का वो पोर्शन जो बीम के बराबर कंप्रेसिव स्ट्रेस लेगा, एक्चुअल में वही विड्थ ऑफ फ्लेंज की कैटेगरी में आएगा। विड्थ ऑफ फ्लेंज हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है, जनरली हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि विड्थ ऑफ फ्लेंज हमने कितना कंसीडर किया है, लेकिन मेरी समझ से ये जो बार जहां तक हमने एक्सटेंड की हुई है, यहां से यहां तक, ये हमें एक विड्थ ऑफ फ्लेंज के तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन से पता पड़ेगा, इट्स नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी टी बीम है, ये जो हमें दिख रहा था वो हमारा एल बीम था। हमने स्लैब आपको बता दिया, एक एंड पर बेंट होता है स्टील, दूसरे एंड पर सीधा जाता है, दूसरा स्टील जिस एंड पर बेंट होगा अगले एंड पर सीधा जाएगा। समझ में आ रहा है? जस्ट ऑल्टरनेटिव हम इसको बेंड करते हैं। क्लियर? अब एक छोटी सी बात बची है जो मैं आपके सामने लास्ट बात बताना चाहता हूं, कॉलम के बारे में। अब भाई जब हम कॉलम के बारे में आपके सामने बात करते हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट कॉलम, हम सभी लोग जानते हैं कॉलम में दो तरीके का स्टील होता है। एक स्टील जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और एक स्टील जो होता है वो होती है लेटरटाइज, ठीक है ना, उनको लेटरटाइज बोला जाता है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की आपके सामने बात करें, इफ आई विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होगा क्या, अच्छे तरीके से समझना और अच्छे तरीके से सुनना। एक छोटा सा कॉलम का पीस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी अपन कॉलम के बारे में बात करें तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ये जो स्टील आपको दिखाई दे रही है कॉलम की, ये जो रॉड आपको कॉलम की दिखाई दे रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। कितनी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यूज की है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लॉन्गिट्यूडनल बार का यूज किया हुआ है। और अगर मैं इसके डायामीटर की बात करूं तो पहली बात तो ये Fe 500 हमें दिखाई दे रहा है, TMT है, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, और Fe 500 ग्रेड का हमने यहाँ पर स्टील यूज किया है। और मेरी समझ से डायो बार अप्रोक्सीमेट 16 mm या फिर 12 mm है, सॉरी 12 mm इज द डायोमीटर ऑफ बार, ठीक है ना। Fe 500 है और
12 mm डायामीटर। तो ये जो बार हमें दिख रही हैं ये एक प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल बार है, इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं आपके सामने लेटरटाइज की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट लेटरटाइज, तो लेटरटाइज की अगर मैं बात करना चाहूं आपके सामने तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं लेटरटाइज की बात करता हूं तो ये आपको यहां पर, सर इस वाले कॉलम पर बताइए जरा, ये वाले कॉलम पर आपको दिख रहा होगा ये जो रिंग्स बने हुए हैं, ये कॉलम देखिए, इस वाले कॉलम पर ये जो रिंग बने हुए हैं इनको हम लेटरटाइज बोलते हैं, ठीक है ना। लेटरटाइज का मेन काम होता है लॉन्गिट्यूडनल बार को क्या करना, पकड़ के रखना ताकि वो बकल ना हो पाए। और सेकंड होता है अगर भूकंप वगैरह आता है तो लेटरल फोर्स को भी कभी कभार रजिस्ट कर लेती है लेटरटाइज, ठीक है ना। लेकिन जो मेन फंक्शन है वो है इस लॉन्गिट्यूडनल बार को बकल होने से बचाना। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है इट इज लेटरटाइज, ये हमें लेटरटाइज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और है सर, यहाँ पर एक छोटी सी बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। यदि अपन बात करते हैं इस तरीके के कॉलम का, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब मान लीजिए एक फ्लोर मैंने बनाया, अब एक फ्लोर अगर हमने बनाया तो क्या हो गया, एक फ्लोर अगर मैंने बनाया तो दिक्कत ये हो गई कि यहां तक हमारे कॉलम का बार खत्म हो गया। भाई हम सभी को पता है ना कि स्टील का जो एक बार आता है उसका लेंथ तो फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि 50, 60, 70 फीट लंबा बार आ रहा है। आई थिंक 36 या 32 फीट लंबा बार हमें देखने को मिलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर स्टील खत्म हो गया, अब यहाँ पर स्टील खत्म हुआ, इसके ऊपर मुझे दूसरी फ्लोर का स्टील ले जाना है, सही बात है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बार को लैप कर दिया, सही बात है। यहाँ पर अगर हमें दिख रहा है तो यहाँ पर हमने बार को क्या कर दिया, यहाँ पर हमने बार को लैप कर दिया। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लो इस कॉलम पर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन आ रहा है तो लैपिंग का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, आई थिंक 24 टाइम्स ऑफ फाई, ऐसा कुछ आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लैपिंग जब भी की जाती है तो बार को डायरेक्ट नहीं बांधा जाता, इस बार को थोड़ा सा यहाँ से ऐसा टिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। यदि मैं आपसे बोलूं तो यहाँ से इस बार को थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट कर दिया जाता है लैपिंग के केस में, ठीक है ना भाई साहब। अब लास्ट बात जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं और फिर इस साइट विजिट से हम विदाई लेंगे आप सभी के सामने। ये जो लास्ट बात मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूं वो ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कौन सा कॉलम एक्सियली लोडेड होगा, कौन सा यूनी एक्सियली होगा और कौन सा बाई एक्सियली होगा, ठीक है ना। तो भैया ये वाले कॉलम की अगर हम बात करें तो इस वाले कॉलम से आपको दिख रहा होगा इधर पर भी बीम जा रहा है, इधर पर भी बीम है, इधर पर भी बीम, इधर पर भी बीम। तो यहाँ पर लोड जो होगा वो जनरली एक्सियली लोडेड लगेगा, समझ रहे हो, ये एक्सियली लोडेड कॉलम कहलाता है अगर चारों तरफ से एक सी लेंथ का बीम और एक सी साइज का बीम अगर जा रहा है तो। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बात करूंगा, देखिए बहुत ध्यान से, यदि मैं आपके सामने बात करता हूं इस वाले कॉलम के बारे में, सी हियर, अगर हम आपके सामने बात करते हैं इस वाले कॉलम के बारे में तो इस वाले कॉलम में क्या हो रहा है, इस वाले कॉलम में हमें इस तरीके से एक बीम जाता हुआ दिख रहा है और इस तरीके से एक बीम जाता हुआ दिख रहा है, केवल दो डायरेक्शन में ही लोडिंग आ रहा है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में लोडिंग आ रहा है। तो बेटा ये बाई एक्सियली लोडेड कॉलम होगा, इट्स ट्रीट लाइक। तो जितने भी कॉर्नर के कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी बाई एक्सियली हैं, जितने भी सेंटर के कॉलम दिखाई दे रहे हैं ये सभी कॉलम अगर देखा जाए तो एक्सियली लोडेड हैं। और आपको ये जो एच के कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये एच का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, एक बीम ऐसा जा रहा है, एक बीम ऐसा, एक बीम ऐसा, तो इसका मतलब है ये यूनी एक्सियली है, किसी एक एक्सिस के अबाउट इसमें एसेंट्रिसिटी आएगा, समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे देखकर पता कर सकते हैं कौन सा कॉलम यूनी एक्सियली होगा, कौन सा एक्सियली, कौन सा बाई एक्सियली। सेंटर के कॉलम एक्सियली लोडेड, एच का कॉलम यूनी एक्सियली और कॉर्नर का जो कॉलम था वो बाई एक्सियली, ठीक है साहब। तो ये एक छोटी सी विजिट थी, जितना मुझे नॉलेज था मैं आपको बता पाया। थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।